बीकानेर रुख करेंगे। सहयोगी रवि विश्नोई हमारे साथ हैं। और रवि, अब वक्त आ चुका है नमकीन का नमकीन और रसगुल्ले का रसगुल्ला करने का, तो करिए संभाग का दूध और पानी का पानी। बिल्कुल स्वप्निल, इस वक्त मैं मौजूद हूं बीकानेर चौपाटी पर, एक ऐसा इलाका जहां प्रत्येक परिवार अपनी शाम बिताना चाहता है, एक ऐसा स्थान जहां प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी के नेता यहां पर आते हैं, राजनीतिक चर्चाएं यहां पर करते हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूं मेरे पत्रकार साथियों के साथ, बीकानेर के तमाम वो वरिष्ठ पत्रकार जो कहीं न कहीं लोगों की जनभावना को पढ़ पाते हैं, जनभावना को समझ पाते हैं, उसी के अनुरूप अपना व्यवहार करते हैं। तमाम वरिष्ठ लोग मेरे साथ में हैं, जिनमें मधु आचार्य जी, तो चौपाटी पर है रवि विश्नोई दीपक। और देखिए चटपटी चर्चाएं तो लगातार चल ही रही हैं, और उस बीच उन्होंने दिखाई तो नमकीन और रसगुल्ला था, लेकिन अब वो थोड़ा मसालेदार चीजों पर जाने वाले हैं, तो आप दिख भी रहे दोबारा से। ठीक है रवि, हाँ चलिए देखते हैं किस दल के ऊपर कितनी मिर्ची छिड़की है और कितने मसाले से राजनीति को मसालेदार बनाया है। बिल्कुल स्वप्निल, बीकानेरी रसगुल्ले और नमकीन से शुरुआत करने के बाद में बीकानेर के पत्रकार, अब हम मसालेदार कुछ होने वाले हैं कुछ ही देर में। तमाम वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ बीकानेर के मौजूद हैं, जिनमें से कई तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी उम्र पत्रकारिता में निकाल दी है, लोगों को पढ़ने में, मुद्दों को समझने में निकाल दी है, राजनेताओं को बहुत करीब से देखा है। कई तो ऐसे भी हैं जो ऐसे राजनेताओं को जानते हैं, ऐसी उनकी बारीकियां जानते हैं कि हार जीत का अनुमान पहले से लगा लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं मधु आचार्य, एक ऐसी शख्सियत बीकानेर की पत्रकारिता जगत में, उनसे बातचीत करना चाहूंगा। मधु जी, आपके बारे में कुछ बात करना मैं बेमानी समझता हूं इस परिचय के बाद में। आप तो मुझे ये बताइए कि ये जो परिणाम आने वाला है विधानसभा चुनावों का, इसमें बीकानेर की 7 सीटों दांव पर है, भाजपा और कांग्रेस अपने अपने दावे कर रही है। मधु आचार्य का विश्लेषण क्या कहता है? मेरा ऐसा मानना है कि 7 सीटों में पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव में 3-3 और 1-1 माकपा को गई थी। तो मैं अब भी ये मानता हूं कि कांग्रेस यहाँ खोने नहीं जा रही है कुछ भी। कांग्रेस यहाँ खेल नहीं कर रही है तो कुछ खो भी नहीं रही है। लेकिन एक दूसरी जो बड़ा चेंज मुझे देखने को मिलता है वो है कि इस बार मतदाता, जो हर बार बीकानेर का मतदाता बड़ा मशहूर है अपनी बात कहने के लिए, लेकिन इस बार मौन मतदाता मुखर मतदाता पर बहुत ज्यादा हावी है। और ये मौन मतदाता बहुत स्पष्ट संकेत देता है कि उसकी नजर में विधायक का कार्यकाल भी है, सरकार की विजन की दृष्टि भी उसकी नजर के सामने है, और भाजपा की केंद्र सरकार, चूंकि आप एक बहुत बात अच्छी तरह से समझिए कि हिमाचल और उसके बाद कर्नाटक में हारने के बाद संघ के मुखपत्र ऑब्जर्वर ने स्पष्ट लिखा था कि अब मोदी और हिंदुत्व के चेहरे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भाजपा ने वो कार्ड खेला। तो आपके साथ जो सहयोगी मौजूद हैं, जो तमाम आपके मित्र पत्रकार साथी मौजूद हैं, उन सभी का ये मानना है कि बीकानेर में 3-3-1 की स्थिति बन रही है या रिपीट हो रही है? बिल्कुल, बात कर लेते हैं। देखिए, हमने चर्चा की थी वरिष्ठ पत्रकार मधु आचार्य से, और अब मेरे साथ हैं हरीश बी शर्मा। हरीश जी, बीकानेर की स्थिति 3-3-1? नहीं, बीजेपी अपर हैंड रहने वाली है और कांग्रेस को नुकसान होगा। माकपा अपनी सीट बचा के ले जाएगी, जो पिछली बार भी बचा के ले गई थी, और उसकी वजह यह है कि गिरधरलाल जो मैया है उनकी छवि बड़ी खूबसूरत है और अशोक गहलोत का उन पर वरदस्त भी है। ये तो अच्छा हुआ कि, बल्कि बुरा हुआ मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस के लिए, कि वो सही समय पे माकपा के साथ राजस्थान में अपना गठजोड़ नहीं कर पाई, वरना ये सीट भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, जैसे कि आरएलडी के साथ कांग्रेस ने एक सीट पे समझौता किया था, तो ये भी सीट उसके खाते में। लोग 4 सीटें 5 सीटें दे रहे हैं 7 में से, आप 3 ही दे रहे हैं, कौन कौन सी? मैंने 3 कहा दिए, मैंने तो कहा अपर हैंड है। आप अपना सवाल मेरे से लेना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूं बीकानेर में भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड रहेगी। कांग्रेस को अगर ले दे करके कहीं सीट मिल भी जाएगी तो एक तो नोखा की सीट जिसको अपन कहते हैं बहुत ही शॉर्ट जा रही है। सांचे में डालना ही हो तो फिर क्या आकृति निकल कर आएगी अगर आप इनसे पूछें? वाला में लेकिन खाजूवाला में कांग्रेस बहुत पिछड़ चुकी है और वहां पे उसे ऐसा लगता नहीं है कि वो कहेगी, और लूनकर में भी वही हाल है। अपर हैंड यहां पे भारतीय जनता पार्टी रहेगी और हर हाल में रहेगी। एक सीट माकपा को दे रहा हूं और दूसरी सीट जो नोखा की है सुशीला डूडी की, जो कि सहानुभूति लहर में जा रही है। देखिए बीकानेर, स्वप्निल
मेरे सहयोगी जो हैं पत्रकार बीकानेर के, वो बता रहे हैं, मधु जी ने कुछ बताया और हरीश भी ने कुछ बताया। मैं और ले लेता हूं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लूनकरण छाजेड़ हैं। छाजेड़ साहब, बहुत करीब से नेताओं को देखा है आपने, इस बार के चुनावों को किस तरह से आप सीटों का आकलन कर पा रहे हैं? यहाँ पर सीटों में इस बार कांग्रेस गहन करेगी। इसका एक मोटा कारण ये है कि बीजेपी ने अपने कैंडिडेट कोई चेंज नहीं किए। जो पहले कैंडिडेट थे वही हैं, बिहारी लाल, सुमित गोदारा और गोपाल जोशी की सीट जो खाली हुई उसकी जगह इन्होंने हिंदूवादी छवि के व्यास जी को दिया है। तो हिंदू कार्ड जो है इस बार फेल होता दिख रहा है मुझे, क्योंकि जो इसकी हिमाचल की स्थिति रही और कर्नाटक की स्थिति रही वही सेम रिपीट होने वाली है। और प्रचार प्रसार में बीजेपी हमेशा से तकड़ी रही है। अनिल केजरीवाल के खिलाफ भी उसने तो बहुत, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रचार प्रसार सारे मंत्रिमंडलों को लगा दिया था, रिजल्ट वही आए थे। अच्छा, और प्रचार प्रसार में तेज रही। रामावत जी हमारे साथ हैं, ब्रजमोहन जी, यहां पर पीएम आ गए, योगी आ गए, जेपी नड्डा आ गए, कांग्रेस से कोई बड़ा नेता नहीं आया। देखिए, वहां कहा कि बीजेपी अपर हैंड में है, आपके पड़ोसी लूनकरण जी कह रहे हैं कांग्रेस अपर हैंड में है। ब्रजमोहन रामावत, युवा पत्रकार, क्या सोचता है? जी, मैं मानता हूं कि बीजेपी अपर हैंड है, और मैं तो अपर हैंड ही नहीं, मैं बीजेपी को 7 में से 5 सीट दे रहा हूं। एक निर्दलीय और एक सीट है वो फंसी हुई है, वहां भी बीजेपी आ सकती है। वो कौन सी सीट है? वो लूनकरण सर है। मैं उसको भी 100% कांग्रेस को नहीं दे रहा, वहां भी वो सीट भी फंसी हुई है। 5 सीट में कोई वो नहीं है। जो समाचार प्लस देख रहे होंगे और इन पत्रकारों की बात सुन रहे होंगे, और लेकिन रवि बिश्नोई क्या कह रहे हैं? रवि बिश्नोई क्या कहते हैं बीकानेर को लेकर, एक बार वो भी बता दें। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए, मैं मेरे पत्रकार साथियों की राय ले लूं, क्योंकि यहीं से राय निकल के आएगी ना। ऐसा कोई भी अनुमान मैं नहीं देना चाह रहा फिलहाल। जो पत्रकार साथी जो ये कैसा सोच रहे हैं, इनकी मानसिकता एक बार पढ़ लूं, क्योंकि हमारा काम भी तो यही है कि हम जनता के बीच में गए, लोगों के बीच में गए और वहां से निकाल कर सामने आए। बिल्कुल आपको यह भी बताऊंगा मैं, बीकानेर में पत्रकारों की राजनीति के चाणक्य नीरज जोशी मेरे साथ बैठे हुए, मैंने गलत तो नहीं कहा आपको। और इस राजनीति जो अब पॉलिटिकल राजनीति है, इसमें आपका सिनेरियो क्या कहता है नीरज जी? मैं भाजपा की एक सीट मानता हूं और एक सीट को माकपा की मानता हूं, जो डूंगरगढ़ में है। और आप 5 सीटें कांग्रेस को? 5 सीटें कांग्रेस को दे रहा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो साइलेंट वोटर हैं वो अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं उनसे बहुत प्रभावित है, और वो जो साइलेंट वोट है वो कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे। उनको आगे पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा है। लोगों को अपनी हित की पड़ी है। ओपीएस का जो मामला हो, चाहे सोशल इंजीनियरिंग, जितनी भी सोशल जो सिक्योरिटीज़ की जो योजनाएं अशोक गहलोत सरकार ने दी हैं, और जो कांग्रेस का ऊपर लेवल से राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर जो मैसेज चले आ रहे हैं आगे आगामी जो है एक अच्छी सरकार देने के, मुझे लगता है कि लोगों के मन में वो बात जाएगी। और इससे कांग्रेस के चाहे भले ही एंटी इनकम्बेंसी हो, एमएलए के खिलाफ हो, परंतु मुझे लगता है कि लोग अपना हित देखेंगे तो वो वोट जो है कांग्रेस को जाएगा। मैं इसलिए मानता हूं कि 5 सीटें कांग्रेस को मिलेगी। एक पूर्व की जो सीट है बीकानेर बीजेपी की, वो इसलिए मानता हूं कि वो लोग श्रद्धा रखते हैं जो महाराजा गंगा सिंह जी की वजह से। वो मैं सीट इनकी श्योर मानता हूं, उसमें मैं किसी भी तरह की ना तो टक्कर मानता हूं ना मानता हूं। वो सीट श्योर है। जो दिया कुमार, क्या नाम, सिद्धि कुमारी जी की सीट है, वो मुझे श्योर लगती है, क्योंकि एक श्रद्धा भी उसमें रहती है। बहुत अलग हटकर अनुमान देखो नीरज जोशी का निकल कर आया है। बीकानेर पश्चिम जो इस बार हॉट सीट बनती हुई आ रही है, डॉक्टर बीडी कल्ला कांग्रेस के कद्दावर मंत्री वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और पश्चिम के इलाके की नब्ज को पहचानने वाले जयनारायण बिस्सा हमारे साथ हैं। बिस्सा जी, कल्ला जी के बारे में नारा भी लगता है, कल्ला जी तो गयो, ऐसा लग रहा है आपको, या जेठा आयो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि बीडी कल्ला चुनाव हारेंगे, क्योंकि बीडी कल्ला ने पूरे चुनाव में बहुत अच्छा कैंपेन भी किया और बूथ मैनेजमेंट उनका सबसे अच्छा था। हालांकि बीजेपी ने हिंदुत्व का कार्ड और मोदी लहर की बात की थी, लेकिन कहीं असर मतदाताओं पे इसका देखने को नहीं मिला। चलिए स्वप्निल, एक अंतिम प्रतिक्रिया में एक साथी की ओर लेना चाहूंगा। खाजूवाला, जिस पर बहुत नजर है लोगों की, हॉट सीट है, आपदा राहत मंत्री हैं, बड़े बड़ बोलेपन मैं नहीं बोलूंगा, अब वहां खाजूवाला से आए हुए हमारे साथी सुरेंद्र डेलू बताएंगे। आप कुछ देर पहले कह रहे थे डोड़ बायरा या इस तरह की बातें, बड़बोलापन और सीधापन, क्या आपका कहता है? देखो, खाजोला में जो अब की बार चुनाव लड़ा गया है, दोनों प्रत्याशियों के बीच कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है, लेकिन टक्कर में एक अंतराल काफी है। हालांकि यही एक मुख्य मुद्दा रहा है, बड़बोलापन और बोलापन के बीच में चुनाव है। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, जो 2 बार विधायक रह चुके हैं, खाजोला के बोलापन का उनका एक लोगो लग चुका है। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अपने गोविंद राम मेघवाल, जो राजस्थान सरकार में मंत्री भी हैं, बड़बोलेपन के बहुत सारे वीडियो ऑडियो उनके वायरल हुए हैं और वो चुनाव में भी खूब चर्चा के विषय रहे। तो कहीं ना कहीं ये सीट किसको जा रही है? सीट
अगर बात करें अपने बीकानेर जिले में, बीजेपी जो सुरक्षित सीट मान रही है वो बीकानेर पूर्व के बाद में खाजूवाला मान रही है। और हालांकि अब की बार पूर्व से पहले खाजूवाला की 1 नंबर सीट है बीजेपी। खाजूवाला 1 नंबर सीट बीजेपी की। देखिए नतीजा निकलता हुआ आएगा स्वप्निल। अब एक सीट यहाँ बीजेपी की तय हो गई है जिस पर लगभग सभी लोग सहमत हैं। कुलदीप चारण हमारे साथ हैं। कुलदीप जी, आपको क्या लगता है बीकानेर 7 में से कितनी कांग्रेस, कितनी बीजेपी? 4 मुझे बीजेपी लगाई दिखती रही, बाकी एक और एक कहूंगा मैं। कौन कौन सी? मुझे 4 तो जो सामने दिख रही है, सबसे पहले अगर मैं खाजूवाला की बात करूं, बीकानेर पूर्व की बात करूं, कोलायत की बात करूं, और उसके बाद में अगर कोई सीट निकल रही है तो जेठानंद व्यास की जो है वो यहाँ जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि नाराजगी लोगों में अंतिम समय में जो 24 घंटे रहे उस वक्त काफी विवाद हुआ, एक पोस्ट काफी वायरल हुई, उसको लेकर कह रहे हैं कि काफी भारी मात्रा में लोगों की नाराजगी है वहां पर। काफी भारी मात्रा में 4 सीटें। देखिए स्वप्निल, अब कुल मिलाकर लबोलबाब जो है सामने आ चुका है। पीछे जो लहरें आपको हिलती हुई नजर आ रही है, कुछ ऐसी लहरें, राजनीति की लहरें जो है बीकानेर के इस लिली पॉन्ड की तरह बीकानेर की राजनीति में भी लहरें जो है वो हमेशा से चलती आई है। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये तमाम बातें अब खुलकर सामने आने लगी है। लेकिन एक एवरेज बता दें, अगर डब्बों में संख्या भरनी हो और एक फाइनल आंकड़ा मानना हो बीकानेर जिले का, तो उसको हम क्या माने? डब्बों में कौन सी संख्या भरें? अब मैं मेरी संख्या बता सकता हूं आपको। मेरी संख्या 4111 है। अब हो सकता है ये आंकड़ा कितना सटीक बैठता हो, परंतु 4 बीजेपी की सीट निकलकर बीकानेर जिले में आती हुई नजर दिखाई दे रही है। 1 सीट निर्दलीय यहां जीतता हुआ नजर आ रहा है, 1 सीट माकपा की श्री डूंगरगढ़ से नजर आ रही है और 1 सीट कांग्रेस की। मैं इस कांग्रेस की सीट को अभी हालांकि खोलकर नहीं बता पाऊंगा आपको कि कौन सी बीकानेर पश्चिम की निकल रही है या नोखा की निकल रही है, परंतु यह तय है कि बीकानेर का लब्बोलबाब जो है वो खेल यहीं आकर रुकता है कि बीजेपी यहां पर एज पर है। यहां जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा, प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया, योगी यहां नोखा में पहुंचे, जेपी नड्डा यहां श्री डूंगरगढ़ में पहुंचे, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि कांग्रेस कहीं न कहीं पिछड़ चुकी है और जो परंपरागत रूप से कांग्रेसी जिला सीट माना जाता था एक वक्त में, वो आज भी यहां पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। नबी, हमें कुछ और जिलों का रुख करना चाहिए। बीकानेर संभाग के और साथी भी आपके साथ मौजूद होंगे, उनकी भी जरा गणित हमें बता दीजिए कि क्या कुछ वहां पर रहने वाला है और आपका खुद का आकलन क्या कहता है, क्योंकि पूरे बीकानेर संभाग पर आपकी काफी पैनी नजर है इन चुनावों के अंदर। बिल्कुल दीपक, आपका थोड़ा सा समय और लूंगा। और मेरे साथ मधु आचार्य एक ऐसी शख्सियत है जो बीकानेर संभाग में बेहतर अनुमान विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले इनके एक मित्र हैं बीकानेर संभाग में, उनका नाम है राजेंद्र राठौड़, तारानगर चूरू से चुनाव लड़ रहे हैं। आपके मित्र हैं, मैंने गलत तो नहीं कहा? नहीं, बहुत अभिन्न मित्र है, छात्र राजनीति करते थे तब से मित्र है मेरे। क्या लग रहा है, राजेंद्र राठौड़ चुनाव जीत रहे हैं, हार रहे हैं? बड़े ही मुश्किल में है राजेंद्र राठौड़, क्योंकि उन्होंने गलत सीट का चयन कर लिया। जैसा पत्रकारों को लगभग कईयों को पता है कि वो मालवीय नगर या विद्याधर नगर की सीट मांग रहे थे जयपुर से, लेकिन पार्टी ने उनको उतार दिया तारानगर। तारानगर उसके लिए माइनस इसलिए हो गया क्योंकि वो एक बार पहले वहां से जीतकर सीट छोड़ चुके हैं, और दूसरा उन पे ये लग गया कि जहां चूरू से 7 बार जीते वहां छोड़कर चले आए। तीसरा वो जाट बाहुल सीट है, और चौथा ये कि सब जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तो जो भाजपा के भीतर के मुख्यमंत्री के दावेदार हैं वो भी उनके अगेंस्ट थे और कांग्रेस भी पूरी उनके अगेंस्ट थी, तो वो बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अगर निकल जाए तो मैं समझता हूं कि एक बड़ा चमत्कार। मतलब आपके मित्र के लिए अच्छी बात होगी, परंतु एक पत्रकार के नजरिए से आप राजेंद्र राठौड़ को वहां पर लूज कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि जैसा वोटों का वहां जातीय गणित है उस हिसाब से राजेंद्र राठौड़ थोड़ा पिछड़े हुए हैं। उन्होंने गेन करने की बहुत कोशिश की है। आप देखिए, नेता प्रतिपक्ष, स्टार प्रचारक, लेकिन तारानगर से बाहर पांव नहीं रख पाए। चूरू में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं सर। नहीं थी चुनाव लड़ने के लिए, अब वो सीट उन्हें किस्मत से मिली या जबरदस्ती दी गई? कुल मिलाकर राजेंद्र राठौड़ आज ये कहते सुनाई देंगे, हमसे क्या भूल हुई जो ये टिकट हमका मिली। देखिए, कांग्रेस तो स्पष्ट रूप से जहां जीत रही है, एक तो खुद चूरू इलाका जहां से राजेंद्र ने सीट छोड़ी है, दूसरी कांग्रेस मजबूत है सुजानगढ़ में, कृष्णा पूनिया टक्कर में है, मैं ऐसा मानता हूं। और तारानगर का मैंने आपको बता ही दिया, कंटेस्ट बहुत जबरदस्त है, लेकिन अपर मैं उसमें अब भी कांग्रेस को ही मानता हूं। और उसके बाद बचती है सरदार शहर की सीट। सरदार शहर की सीट में अच्छा मुकाबला है, लेकिन वहां मैं फिर कह रहा हूं कि हमारा राजस्थान का वोटर जो सामंती मानसिकता में पला और बड़ा हुआ है, वो अब भी निश्चित रूप से भंवरलाल शर्मा को बहुत याद करता है। 5-0 कह रहे हैं आप इसके हिसाब से? चूरू में 5 सीटें हैं और 5 कांग्रेस, बीजेपी 0।
आप ये मानिए ना, जब बीजेपी का बड़ा किला ढहता है तो साथ में बाकी छोटे मकानों को भी ढहाता चलता है। तो चूरू वो इलाका है जो राजेंद्र राठौड़ का इलाका है। कांग्रेस के लिए रसगुल्ले खाने वाली बात यहां निकल कर आई है मधु आचार्य से, और ऐसा मेरा भी अनुमान है स्वप्निल, दीपक, कि चूरू जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं और वहां 5 की 5 सीटें कांग्रेस एज पर है, कांग्रेस वहां सीटें जीत सकती है। बीजेपी के हिस्से में वहां नमकीन आने वाली है, और सबसे बड़ी नमकीन राजेंद्र राठौड़ अपनी सीट को फंसाते हुए नजर आ रहे हैं वहां पर। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की अंदरूनी राजनीति के भी शिकार राजेंद्र राठौड़ को कहीं न कहीं माना जाएगा। ब्रजमोहन रामावत जी, आपको क्या लगता है, चूरू के लिए आपने भी तो बहुत प्लस माइनस किया है, और कुछ देर पहले आप चर्चा कर रहे थे, आप तो वहां बीजेपी की खुशखबरी भी देने वाले हैं। जी रवि जी, पहले तो मैं आपको बता दूं 6 सीट है, 6 में से मुझे जो 100% कांग्रेस की लग रही है वो एक सीट लग रही है, वो है सुजानगढ़। दूसरी यदि कोई सीट आ रही है तो वो आ रही है सरदार शहर। पर सरदार शहर में भी इस बार वहाँ नया कैंडिडेट है, राजकुमार रेणुआ को बीजेपी ने टिकट दिया है। पर एक कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट ये है कि आरएलपी का प्रत्याशी था लालचंद मुंड, जिसने बाई इलेक्शन में बहुत अच्छे वोट लिए, उन्होंने वो पर्चा उठा लिया। तो ये कांग्रेस के लिए एक प्लस पॉइंट है। यदि कोई दूसरी सीट आ रही है चूरू डिस्ट्रिक्ट में तो वो आएगी सरदार शहर। राजेंद्र राठौड़ की यदि हम बात करें, नरेंद्र बुढ़ानिया की बात करें, तो ये सीट वाकई फंसी हुई है, यहाँ पर कोई भी प्लस माइनस कर सकता है। रतनगढ़ की बात करें तो रतनगढ़ में अविनेश महर्षि पिछली बार के सिटिंग एमएलए हैं, और कांग्रेस ने पूसाराम गोदारा को रिपीट किया है। तो वहाँ पर रतनगढ़ अविनेश महर्षि के पक्ष में इसलिए जाती दिखाई दे रही है कि पिछली बार सिटिंग जो एमएलए थे और मंत्री थे राजकुमार रेणुआ, उनकी टिकट काट करके और अविनेश महर्षि को दी थी, वो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। तो मेरा ये मानना है कि उन्होंने जितने भी वोट लिए वो बीजेपी के वोट लिए थे। कुल मिलाकर आप बीजेपी को रसगुल्ला खिला रहे हैं। देखिए स्वप्निल, अभी हरीश बी के पास में मैं आता हूं। हरीश बी, हालांकि आपकी बीकानेर में जबरदस्त पकड़ है, आपने सभी सीटों पर मंथन किया है, आप हनुमानगढ़ में पदस्थापित भी रहे हैं, वहां का लब्बल वो आप कुछ समझ में आया आपको? हनुमानगढ़ किसान बेल्ट, धान का कटोरा, गंगानगर हनुमानगढ़, वो कहाँ जा रहा है? हनुमानगढ़ के अगर प्रॉपर हनुमानगढ़ की बात करें तो स्थितियां कांग्रेस के लिए पक्ष में होते होते राम प्रताप के चयन के बाद में, अब मैं राम प्रताप, देखो राम प्रताप खुद होते तो बात अलग थी। राम प्रताप के बेटे नहीं, वहीं पे बात आ रही है। राम प्रताप के बेटे अमित के साथ जो वहाँ पे जो पक्ष का माहौल बना, मुझे लग रहा है वहाँ पे एक अच्छा पक्ष का माहौल बना है, क्योंकि एक नया कैंडिडेट उनको मिला है। और वहीं पे नौहर में मुझे लगता है कि अभिषेक हालांकि बीजेपी से हैं, युवा हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि नौहर और हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ बीजेपी को दे रहा हूं मैं, और नौहर जहाँ पे जा रहा है वहां पे कांग्रेस जा रही है। अच्छा, पीलीबंगा से एक वक्त में नारा था ऊपर मोदी नीचे मोची। जी। इस बार मोची जी जो विधायक भी हैं, क्या लगता है आपको? विनोद गोठवाल वहां से वो मुझे लगता है कमजोर कर रहे हैं मुझे, धर्मेंद्र मोची उनकी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमजोर करेंगे, लूज कर रहे हैं। चलिए, हमने कांग्रेस भाजपा की बात भी कर ली। मधु जी, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा। अन्य निर्दलीय, उनका भी तो रसगुल्ला और भुजिया खाने का मन करता होगा ना। बीकानेर में ऐसी कौन सी श्योर सीट आप मान रहे हैं जो निर्दलीय लेकर जाएंगे? अगर बीकानेर में कोई निर्दलीय जीत सकता है तो वो लूणकंडसर में प्रभुदयाल सारस्वत जीत सकता है। उसके अलावा तो कहीं मुझे निर्दलीय दिखता नहीं, न कोई और पार्टी दिखती है। माकपा जरूर जीत रही है, और लेकिन मुझे निर्दलीय में ज्यादा गुंजाइश नहीं दिखती। निर्दलीय जीत तय करने में जरूर भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन निर्दलीय जीत नहीं पा रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल राजस्थान के ऐसा कह रहे हैं कि सरकार 100 जो भी पार्टी बहुमत ले रही है, बीजेपी ले रही है, वो 100 के आसपास रहने जा रही है। ऐसे में निर्दलीयों की भूमिका तो महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे बड़ी भूमिका, अगर आपके पास भी इंफॉर्मेशन होगी कि दोनों ही दलों के राष्ट्रीय नेताओं ने अपने अपने बागियों और दूसरी पार्टी के बागियों और छोटी पार्टियों से संपर्क साधना भी शुरू कर दिया है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि चाहे कांग्रेस की सरकार आए और चाहे भाजपा की सरकार आए 3 तारीख को, लेकिन वो बहुत बड़े सीटों वाली सरकार नहीं होगी। सबको मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भीतर भी तो पार्टी के कई असंतोष होते हैं। मतलब 3 तारीख के बाद में जो भी होगा स्वप्निल, उसकी तैयारी न केवल राजनेता कर रहे हैं, पार्टियां कर रही है, बल्कि पत्रकार भी करना शुरू कर चुके हैं, आकलन अनुमान लगाना शुरू कर चुके हैं मधु जी कि कौन सा निर्दलीय किस खेमे का है और किधर जाएगा। बहुत सीधी सी बात है कि मैं जैसा मानता हूं कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। आप मानिए कि अशोक गहलोत राजनीति का जादूगर है, तो उसने अभी से ही पूरे के पूरे सारे संपर्क साध रखे हैं। आपको पता हो तो कल अचानक उनको
कर्नाटक के चुनावी रणनीतिकार कांग्रेस के सुनील के एग्जिट पोल के बाद उनको दिल्ली कॉल किया गया। कल रात को उन्होंने जोधपुर हाउस में कई कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात की और उसके बाद खड़गे ने आज सुबह उनको अपने आवास पर बुलाया। आवास पर बुलाने के बाद उनको एआईसीसी भेजा गया। तो इसका मतलब कांग्रेस में भी पर्दे के पीछे अगर नंबर गेम में कांग्रेस कहीं नजदीक रहती है या कुछ छोटा मोटी बढ़त लेती है तो कैसे जुटाया जाए उसकी कवायद शुरू हो गई है। और बीजेपी में भी वही हालत है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भाजपा ने जिन बागियों को चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए निष्कासित ये कहते हुए किया था कि किसी सूरत में पार्टी में नहीं लेंगे, उन सबसे संपर्क साधने में लगी हुई है। देखिए स्वप्निल, अपने स्क्रीन पर कई बार पहले मुझे याद आता है स्वप्निल और दीपक कि आप जब हमेशा हमारे जोधपुर के सहयोगी बात करते हैं तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जोधपुर से होता है, राजनीति की बात की शुरुआत जोधपुर से होती है। परंतु मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से यहाँ कहना चाहूंगा, चाहे राजनीति राजस्थान की जोधपुर से शुरू हो चाहे मेवाड़ से शुरू हो, परंतु हमारा बीकाणा बिल्कुल भी कम नहीं है। और हमारे यहाँ के पत्रकार जो हैं ये 3 तारीख की शाम के जो अनुमान है उन पर गौर करने लग चुके हैं। अगर आपका कोई और स्टूडियो से सवाल हो तो मुझे बताइएगा, अन्यथा मैं बीकानेर के साथ साथ जो यहाँ अन्य सीटें हैं हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू, उन सीटों तक जाकर वापस लूंगा। जी नहीं, मैं चाहता हूं आप जारी रखें, आप संख्या भी साथ साथ देते रहें। बस मैं ये कहना चाह रहा था कि आप बिल्कुल भी निराश ना हो। आप खुद बीकाणा के राणा हैं और हम कहाँ उसके आड़े आ सकते हैं। तो आप अपना ये प्रदर्शन जारी रखें और युद्ध में चलाएं तलवारें, बताएं कौन कट रहा है कौन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल, बीकानेर की तारीफ करना और बीकाणा की तारीफ करना जरूरी हो जाता है। हमारे यहाँ से बहुत से राजनेता जो हैं वो सरकारों का हिस्सा रहे हैं। चाहे इस बार बात कर ली जाए अर्जुन राम मेघवाल की, उन्होंने यहाँ बहुत सीटें साधने का प्रयास किया है। अर्जुन राम मेघवाल ऐसा लग रहा था कि विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल, वो तो लोकसभा का चुनाव ही लड़ रहे थे। आपने गौर किया हो तो जब पिछली बार वो लड़े तो उनके साथ लूणकरसर विधायक के अलावा और कोई साथ में नहीं था। लेकिन इस बार उन्होंने कोशिश की है कि सबको कम से कम इस चुनाव के बहाने राजी तो कर लूं। उन्होंने अपने संबंध सुधारे हैं, लेकिन वो लोकसभा चुनाव तक कायम रहेंगे या नहीं, इस पे बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल, इन सब पत्रकारों की जो भी प्रतिक्रिया आ रही है उनसे इतर नीरज जी भाई साहब की प्रतिक्रिया थोड़ी सी अलग थी। आप बहुत सीटें दे रहे हैं कांग्रेस को, पुनर्विचार किया आपने? देखिए सब लोगों की राय जो है वो कह रही है बीजेपी एज पर है। आप अभी तक कांग्रेस को यहाँ पर 6 सीटें दे रहे हैं। देखिए, जो कांग्रेस के मुखिया अगर मान के चले राजस्थान में अशोक गहलोत, वो 156 का आंकड़ा लेके चल रहे हैं। उनकी भी छाती देखिए आप, वो 156 का आंकड़ा लेके चल रहे हैं। तो हमें कम से कम उनका थोड़ा सम्मान तो करना ही चाहिए। पर मैं ये मानता हूँ कि वो एक अच्छी मेजोरिटी में वो सरकार बनाएंगे और लोगों को जो योजनाएं हैं ना वो काम करेंगी, मुझे ऐसा लगता है। और मेरी मान्यता, टैबलेट, लैपटॉप, फोन घर में आपके भी आए होंगे, इसका मतलब? अभी तक आए नहीं है, अभी तक आए नहीं है। कुछ पेंडिंग भी है, हमारे भी पेंडिंग है। पर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ लोगों तक पहुंची है चीज़ें। और अशोक गहलोत की आप पब्लिसिटी देखिए ना, कब से शुरू हो चुकी है। बीजेपी इसमें बहुत पीछे है, बीजेपी प्रचार में बहुत पीछे रही है। अशोक गहलोत ने पब्लिसिटी और योजनाओं की ये बात कर रहे हैं। ब्रजमोहन जी, 2008 में भी तो बहुत अच्छी स्कीम्स थी, 13 में भी थी। क्या लगता है आपको? नीरज जी जो कह रहे हैं कि कांग्रेस इस तरह से प्रदर्शन करेगी, मुझे नहीं लगता। मेरा आकलन है, इनका अपना आकलन है, इनका सम्मान है आकलन का। आप क्या मानते हैं? बीकानेर लोकसभा की 23 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 23 में से कितनी कांग्रेस, कितनी भाजपा? मैं 23 में से सीधे सीधे यदि देखा जाए तो मैं 1 हनुमानगढ़ में दे रहा हूँ कांग्रेस को, 1 गंगानगर में दे रहा हूँ, 2 चूरू में दे रहा हूँ और 1 बीकानेर में दे रहा हूँ। यानी 5 सीट में कांग्रेस को दे रहा हूँ। सीपीएम मैंने दोनों ही 0 कर दी। मैं तो गिरधारी मैया को जिता रहा हूँ, न बलवान पूनिया को जिता रहा हूँ। मेरा ये मानना है। रायसी नगर में एक और हैं, शोपत राम मेघवाल, सीपीएम के बड़े चेहरे, बहुत क्लोज कंटेस्ट में हैं। जी बिल्कुल, रायसी नगर में बिल्कुल क्लोज कंटेस्टेंट में है, बट वहाँ पर वो वोट कांग्रेस का तोड़ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि वहाँ बीजेपी अपर हैंड रह रही है। तो मैं 16 और 17 मिनिमम मानो तो 16 सीट दे रहा हूँ और मेरा बीजेपी को, जी, और केवल 5 सीट कांग्रेस को दे रहा हूँ। अब 2 अन्य को मान लो। अच्छा, मुख्यमंत्री किसको बनवा रहे हैं इतने भारी बहुमत के बाद में आप?
मुख्यमंत्री में सर मुझे लगता है जल्दबाजी होगी, पर मुझे जल्दबाजी होगी। चलिए लूण जी आप बताएं सर, आपका क्या कहता है? एक मुद्दा जबरदस्त था जिसको आप गौण कर रहे हैं। इस बार जो चुनाव लड़ा गया, एक तो अशोक गहलोत की योजनाएं थी, गारंटी योजनाएं थी, दूसरा मोदी वर्सेस अशोक गहलोत था, और उन्होंने जो गुजराती वर्सेस राजस्थानी की बात की थी, उसको निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के लोगों को अपने राजस्थान के व्यक्ति के सपोर्ट करने की भावना रही होगी, और ये ही कांग्रेस को राज दिलाएगी। चलिए कांग्रेस को अब हम मुद्दों पर आ चुके हैं। पत्रकार जो होते हैं ना वो बहुत जल्दी मुद्दे पर आ जाते हैं। पर मेरा काम है आप लोगों को संख्या पे रोकना। दीपा रवि मुझे देखिए बहुत माफी के साथ मैं आपसे सॉरी कहते हुए इस बात को कह रहा हूं कि मुझे वापस आप लोगों को संख्या पे लाना पड़ेगा। एग्जिट पोल का वक्त है, इसलिए मैं चाहता हूं अगर आप एक बार आप जो जिले हैं ना उनकी संख्या आप अपना एजम्पशन भी उसमें साथ जोड़कर एवरेज निकालकर सारा गुणा भाग कर अगर बताते जाएं तो जैसा कि मैंने पहले कहा डब्बों में जो नंबर्स भरने कम से कम उसमें आसानी हो। बिल्कुल हरीश जी, स्टूडियो से सवाल है, इधर उधर की बात नहीं, अब तो एग्जिट पोल की बात है। बीकानेर संभाग की 23 सीटें आप भाजपा को कितनी दे रहे हैं, कांग्रेस को कितनी दे रहे हैं? जैसा कि बृजमोहन जी ने कहा था 18 सीटें बृजमोहन जी दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि 15 सीटें भाजपा के पास आ जाएगी और बाकी की सीटें कांग्रेस और निर्दलीय बीकानेर से निकलेंगी। क्योंकि मुझे श्री डूंगरगढ़ बताया आपने, और एक शोपतराम वाला जो आपने रायसेन नगर का बताया, बड़ा एक फिगर है वो लेने की फिराक में है, और अगर कुछ हो गया तो बड़ा चमत्कार वहां से भी हो सकता है। 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 23 में से। जयनारायण बिस्सा जी आपका क्या अनुमान? मेरा अनुमान है कि सर 11 सीटें भाजपा जीतेगी, 9 कांग्रेस और 3 अन्य। 11, 9 और 3 का आंकड़ा इनका रहा है। मधु जी एक बार फिर आपका एक सटीक कमेंट में लेना चाहूंगा। पूरे संभाग की 23 सीटों पर, एक श्रीकरणपुर गुरमीत कुन्नर एक्सपायर हो गए, अब वहां चुनाव बाद में होंगे, 23 में से आप भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें दे रहे हैं? देखिए पिछले 2018 के चुनाव में 14 कांग्रेस थी और मेरा ऐसा मानना है इस बार 13 कांग्रेस होगी। पिछली बार भाजपा 11 थी, इस बार भाजपा 12 होगी। इससे ज्यादा कोई ज्यादा उलटफेर होना नहीं है, और बाकी सीटें अन्य के खाते में जाएगी, चाहे वो माकपा के जाए या चाहे निर्दलीय के जाए। कांग्रेस गंगानगर और हनुमानगढ़ में कमजोर हुई है, खत्म नहीं हुई है। मैं अब भी मानता हूं अनूपगढ़ जैसी सीट आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बागी है, वहां भाजपा का कैंडिडेट उठ ही नहीं पाया। रायसी नगर की सीट भाजपा का कैंडिडेट रेस में नहीं है, आगे नहीं जा रहा है वो। तो ऐसी बहुत सी बिल्कुल ऐसी बहुत सी सीटें हैं। तो उस हिसाब सूरतगढ़ में एक तरफा मामला लग रहा है कांग्रेस का। सूरतगढ़ कांग्रेस जीत रही है, स्पष्ट जीत रही है कांग्रेस। जैसे हनुमानगढ़ की भी बात करूं या मैं नौहर की भी बात करूं, मुझे नहीं लगता कि भादरा में बलवान पूनिया कमजोर है। नहीं, मुझे बलवान पूनिया ताकतवर दिखता है अब भी वहां पे, क्योंकि उसने मोबिलाइज किया है वोटर को, और वोटर उसने न तो माकपा के नाम पे मोबिलाइज किया है और न उसने किसी और विचारधारा के नाम पर किया है, उसने व्यक्ति के नाम पर मोबिलाइज किया है। उसका व्यक्तिगत प्रभाव है उस क्षेत्र में, क्योंकि 5 साल उसने काम किया है। और इस बार मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मतदाता दलीय सीमाओं को तोड़कर वोट करके आया है, इसीलिए वो ज्यादा मौन है। अगर दलीय सीमाओं में बंधा होता तो पूरे संभाग का मतदाता मुखरित होकर बता चुका होता कि भाजपा आगे जा रही है। चलिए मधु जी एक बात और बताएं, बीकानेर पूर्व में कितना अंतर रहने वाला है इस बार? सबकी नजर है ना, सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सब सिद्धि कुमारी को यहाँ चुनाव जितवा रहे हैं, आप अंतर कितना मानते हैं? मैं आपको बहुत स्पष्ट कहता हूं, मैं सबकी राय से सहमत हूं कि चुनाव सिद्धि कुमारी जीत रही है, लेकिन फिर कह रहा हूं कि ज्यादा वोटों से नहीं जीत रही है। उसका कारण है मतदाता की उदासीनता। मैंने कांग्रेस यहाँ कैंडिडेट दे नहीं पाती, उधार का कैंडिडेट देती है। इस बार हालांकि शहर कांग्रेस अध्यक्ष है, वजह क्या मानते हैं अगर इतना कम मार्जिन धीरे धीरे होता जा रहा है? एंटी इनकम्बेंसी, 15 साल से एमएलए, इसलिए कांग्रेस यहाँ दरअसल पैरासूट से कोई उम्मीदवार उतारने की कोशिशों में लगी थी। ऐसे 2-3 उम्मीदवारों से बात भी की, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पर मना किया। तब जाकर चूंकि यशपाल गहलोत के साथ पिछली बार 2 सीट हो गया, तो इसलिए उसको ऑब्लाइज कर दिया। कांग्रेस इस सीट को बनने के बाद से अब तक गंभीरता से ले ही नहीं पाई है। जी स्वप्निल, देखिए कुल मिलाकर लगभग आपके सामने निकल कर आया, इस बार जितना था कांग्रेस का खाता अब उससे 1 सीट कम आ रही है। जी चलिए रवि बहुत शॉर्ट में बताएं, आपने जैसा कि बीकानेर के लिए कहा 4-1-2, ठीक वैसा ही हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर और चूरू के लिए भी कह दें। उसके बाद चूंकि समय समाप्त हो चुका है तो सीधे संख्या आप एक बार बता दें। पहले हनुमानगढ़, जी हनुमानगढ़ में
मेरा अनुमान जो है वो वहां भारतीय जनता पार्टी एज पर रह रही है। हनुमानगढ़ इसके अलावा बात कर ली जाए अगर नौहर की, ये 2 सीटें जो है ऐसी वहां टक्कर जो है वो भाजपा वहां पर एज पर रह सकती है। साथ ही वहां मेरी नजर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो भादरा से एमएलए हैं वो वहां पुनः अपनी सीट कहीं न कहीं कामयाब तो उस सीट को बचा पा, मतलब 4 पे भाजपा, कांग्रेस को 1 भी नहीं और 1 पर हम माकपा गिने, जी है ना जी ठीक है। और अगर श्रीगंगानगर की बात करें, बिल्कुल गिन सकते हैं इस बात को, बिल्कुल गिन सकते हैं। और श्रीगंगानगर, देखिए श्रीगंगानगर में अनूपगढ़ कांग्रेस निकल रही है, वहां से सूरतगढ़ कांग्रेस निकल रही है, और इसके अलावा श्रीगंगानगर लोकल सीट है वो मेरी नजर में अभी फंसी हुई है, वहां पर कहीं न कहीं जो है वो कुछ भी गेम हो सकता है। इस तरह से करणपुर वहां चुनाव नहीं हो रहा, और शादुल शहर के नतीजे जो हैं वहां गुरवीर बराड़ वो भारतीय जनता पार्टी के एज पर हैं। तो मेरी नजर में यहां पर तो 3-1 का जो समीकरण है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। 3 भाजपा 1 कांग्रेस, जी बिल्कुल। चलिए ठीक है।